अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी फेल्यूर के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि एल्वेलाई के लेवल पे गैसेस की एक्सचेंज होती हैं। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में एंटर हो जाता है। तो इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन होता है। लेकिन अगर कुछ डिजीज़ की वजह से इस पल्मोनरी गैस एक्सचेंज की फेल्यूर हो जाए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए तो इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी फेल्यूर कहा जाता है। ये जो रेस्पिरेटरी फेल्यूर है ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। इसको मेनली इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बुनियाद पे मीन्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइपरकैप्निया की बुनियाद पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में क्या होता है कि सिर्फ हाइपॉक्सिया होती है, मीन्स ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 8 किलो पास्कल और 60 mg से डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या तो नॉर्मल होता है या लो होता है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में क्या होता है कि हाइपॉक्सिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 60 mg से कम होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 50 mg से इंक्रीज होता है। अब इस टाइप 1 और टाइप 2 फेल्यूर को डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। ये जो डिजीज़ हैं ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर भी काज करते हैं और क्रोनिक भी काज करते हैं। तो इसमें पहले जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर है इसमें एक्यूट काजेज में एक्यूट आस्थमा, एआरडीएस, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बालिज्म और निमोथोरेक्स आते हैं। जो क्रोनिक काजेज हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर के इसमें एम्फीजीमा, लंग फाइब्रोसिस, लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा, राइट टू लेफ्ट शंट और ब्रेन स्टेम लेजन आते हैं। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर की तरह टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में भी कुछ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर काज करते हैं और कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेल्यूर काज करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर के लिए मेनली एक्यूट सीवियर आस्थमा, एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ सीओपीडी और अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर को सीओपीडी, स्लीप एपनिया, मायोपैथीज और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर, दोनों रेस्पिरेटरी फेल्यूर में आप पहले क्या करेंगे कि पहले आप डायग्नोस करेंगे कि ये जो रेस्पिरेटरी फेल्यूर है ये किस डिजीज़ की वजह से हो रहा है। तो जब आपको ये डायग्नोस हो जाए तो फिर फ़ौरन आपने इस अंडरलाइंग काज को, इस डिजीज़ को मैनेज करना है। इसके अलावा इन दोनों की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। टाइप 1 एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर में हम क्या करते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 40 to 60% ऑक्सीजन को मास्क के थ्रू हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इस ऑक्सीजन लेवल को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम फिर इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में फिर टू डिफरेंट कंडीशन है। इसमें वेंटिलेटरी ड्राइव हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। अगर इसमें वेंटिलेटरी ड्राइव हाई है मीन्स इसमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज है और इसके साथ साथ ये पेशेंट एक्सेसरी मसल्स को भी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो लंग्स के लेवल पे तो नहीं है क्योंकि इसमें वेंटिलेटरी ड्राइव हाई है। प्रॉब्लम्स मेनली अपर एयरवे में है। इसमें मेनली क्या होता है कि अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं। ये जो अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है ये फॉरेन बॉडी की इनहेलेशन की वजह से भी होती है और लेरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होती हैं। लेरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन मेनली एंजियोडीमा और वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस की वजह से होती हैं। तो हम इस अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए मेनली 3 प्रोसीजर कराते हैं। पहला जो प्रोसीजर है वो है हेलमेक मैनोवर। हेलमेक मैनोवर को एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहा जाता है। ये एक फर्स्ट एड प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम फॉरेन बॉडी की वजह से जो अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जो इमीडिएट इंट्यूबेशन है इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट की एयरवे में ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और इस तरह हम एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन से बचा लेते हैं। इमरजेंसी ट्रेक्यूस्टोमी, इमरजेंसी ट्रेक्यूस्टोमी में हम क्या कराते हैं कि पहले फ्रंट ऑफ द नेक में एक ओपनिंग करा लेते हैं, एक होल बना लेते हैं और फिर इस होल के थ्रू हम ट्रेकियल और ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं। जब ये ट्यूब इस पेशेंट में इंसर्ट हो जाता है तो फिर ये पेशेंट इस ट्यूब के थ्रू रिस्पायरेशन कराता है। इसके रिस्पायरेशन में नोज़ और माउथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दूसरा जो कंडीशन है वो है लो वेंटिलेटरी ड्राइव। अगर टाइप 2 एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो गए हैं लेकिन इसमें जो वेंटिलेटरी ड्राइव है वो लो है तो हम इसमें क्या सस्पेक्ट करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो लंग्स के लेवल पे हैं।
और ये लंग्स में जो प्रॉब्लम है ये मेनली COPD, आस्थमा, ARDX और न्यूमोथोरैक्स की वजह से भी होती हैं। तो ये सारे केसेस जिसमें वेंटिलेटरी ड्राइव हाई होता है, इसमें हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा इसमें हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करते हैं और इसके साथ साथ हम मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कराते हैं। लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेशन हम मेनली 3 कंडीशन में कराते हैं। अगर पेशेंट इनिशियल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन कराते हैं, या अगर पेशेंट में कॉन्शियस लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर भी हम इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन कराते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट में जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो ट्रीटमेंट के बावजूद भी वर्सन हो रही है तो फिर भी हम इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन कराते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये मेनली इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती हैं। एबनॉर्मल टॉलरेंस टू राइज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो फिर बॉडी इसको कंपेंसेट करने के लिए वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन COPD और टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेल्यूर के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि इस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कंपेंसेट नहीं कर सकते, इसके साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो हम इस पेशेंट में वेंटूरी मास्क के थ्रू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कराते हैं। हम इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इस वजह से नहीं देते क्योंकि बॉडी जब हाई ऑक्सीजन लेवल को देखती हैं तो ये वेंटिलेशन को डिक्रीज़ करा देती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फर्दर इंक्रीज हो जाता है और एज ए रिजल्ट पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और भी वर्सन हो जाती हैं। तो इसी वजह से मेनली हम इस पेशेंट में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कराते हैं। मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर या क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेल्यूर दोनों में जो प्रिंसिपल एम ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम सेफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अचीव कर सके। सेफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 7.2 kPa और 52 mmHg के बराबर होती हैं। इसमें हम सेफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इस तरह अचीव करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है और जो एसिडोसिस है उसको हम मेंटेन कर सके, उसको इंक्रीज होने से भी बचाए। मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में हम क्या करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ एयरवेज को मेंटेन करते हैं। जो काज हैं जिसकी वजह से ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो गए हैं उसके हम ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट फिजियोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी कराते हैं। फ्रीक्वेंट फिजियोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी के साथ साथ हम कभी कभार फेरेंजियल सक्शनिंग भी कराते हैं। फेरेंजियल सक्शनिंग का मतलब यह है कि हम सक्शन ट्यूब के थ्रू फेरिंग्स से सेक्रेशन म्यूकस या दूसरे डिब्रिस को रिमूव करा देते हैं। इसके अलावा हम नेबुलाइज ब्रांकोडायलेटर देते हैं, मींस नेबुलाइजर के थ्रू हम पेशेंट में ब्रांकोडायलेटर को एडमिनिस्टर कराते हैं। कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी। कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी में भी हमारा एम यही होता है कि हम सेफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अचीव कर सके। इसके अलावा हम पेशेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन कराते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन हम तब कराते हैं कि अगर ट्रीटमेंट के बावजूद भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन कराते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट सेफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अचीव नहीं कर सकता तो फिर भी हम इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन कराते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी फेल्यूर। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।